हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 अपन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.6 की अगर बात करें तो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए थे। आज अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उन फॉर्मूलों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूले क्या है देखो बेटा, अगर मैं a पावर m मीन्स कोई नंबर है उसकी पावर है m, ठीक है, दूसरा है a पावर n, ठीक है, एक नंबर है a उसकी पावर है m, दूसरा है नंबर a उसकी भी पावर है n, मीन्स ये नंबर जो है ना वो तो सेम है और दोनों बार जो पावर्स आई है वो अलग अलग है। ठीक है, सेम नंबर की अगर पावर्स अलग अलग हो तो क्या होगा, a पावर हो जाएगा m प्लस n, a की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। ठीक है, देखो a पावर m है, a पावर n है, दोनों नंबर्स है, दोनों की पावर अलग अलग थी, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर ये पावर्स में डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। ठीक है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में, अब यहां तो क्या था इनका, ये जो नंबर है वो सेम था। ठीक है, ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो पावर होती है इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तब पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम हो डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है, जैसे मान लो a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m, यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है पर पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, a b पावर m, a b पावर m नहीं m ओनली, सिंगल पावर थी ना इसलिए सिंगल आ गया। अब एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मान लो एक पावर अंदर दी हुई है, एक पावर बाहर दी हुई है, दो पावर दी हुई है, इस केस में पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। वापस सुनो, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो डिवाइड करना हो तो पावर्स माइनस हो जाती है, और बेस अलग अलग हो पर पावर सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर तो वही रहेगी, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर m लगा दी, यहाँ पे अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर आ जाएगी m n। यही फॉर्मूले अपन अभी ये जो क्वेश्चन करेंगे इसमें यूज करने। देखो फर्स्ट है 2 पावर 2/3 एंड 2 पावर 1/5, तो यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, आंसर क्या होता है a पावर m प्लस n, मीन्स यहाँ जो पावर्स है ना उनको ऐड करना है, पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5 का आंसर क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, मीन्स 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5, साइड में ऐड कर देते हैं इसको और यहाँ सीधा आंसर लिख देंगे 2/3 प्लस 1/5, इसको शो करना जरूरी नहीं है। 5 3 यहाँ देखो, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम क्या आया 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 15 डिवाइड बाई 3 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, देन 15 डिवाइड बाई 5 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 15 डिवाइड बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 15 डिवाइड बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 10 प्लस 3 13/15, क्या आंसर आया 13/15, 2/3 और 1/5 को ऐड करने में क्या आता है 13/15, तो यहाँ लिख दो 2 पावर 13/15। चाहो तो ये जो मैंने एडिशन किया है इसको साइड में शो कर सकते हो, ये जो एडिशन किया है ना मैंने इसको इधर साइड में शो कर दो। ठीक है, ताकि तुम जब भी देखो ना वापस तुम्हें याद रहेगी एक्चुअली क्या किया था। यहाँ देखो 1/3 पावर 3 और बाहर भी पावर है, तो मैंने तुम्हें कहा था अगर 2 टाइम्स पावर हो, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर क्या हो जाएगी a पावर mn हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे एक बार, a पावर mn हो जाएगा। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ 3 भी है 7 भी है, तो 1/3 तो पावर्स होगी मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 1/3 की पावर हो जाएगी 21, क्या हो जाएगी पावर 21। अब थर्ड देखो क्या था, थर्ड था 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4, तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है और डिवाइड हो रहा है, अपने को पता है डिवाइड में क्या करना पड़ता है, a पावर m डिवाइड हो a पावर n से, तो पावर्स माइनस हो जाती है, a पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, चलो करो,
11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4, तो आंसर क्या आना चाहिए 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, पावर्स क्या होनी चाहिए माइनस। सब्ट्रैक्ट को मैं इधर कर रहा हूं, देखो 1/2 में से 1/4 माइनस करना है, ठीक है, हाफ में से 1/4 माइनस करना है, तो सबको पता है हाफ में से जब 1/4 माइनस करते हैं तो 1/4 ही आता है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 11 पावर 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हाफ में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 बचेगा। अब नेक्स्ट देखो 7 पावर 1/2 एंड 8 पावर 1/2, तो यहाँ पे बेस क्या है अलग अलग है और पावर्स सेम है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को कर दो मल्टीप्लाई और पावर लगा दो, 7 8 यहाँ 56 पावर 1/2, 56 पावर 1/2, तो ये आ गए अपने आंसर, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। क्लियर है, ये हो गई एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। चैप्टर 1 भी यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 से रिलेटेड, ठीक है। मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा, होमवर्क में सेंड करूंगा, ठीक है। जब भी वो टेस्ट होगा मैं 2 दिन पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो वो टेस्ट कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में मैं तो कभी भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेट को टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो उसका मैं टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ज्योमेट्री मतलब करना क्या होता है, बेसिकली तुम्हें कुछ बेसिक थ्योरीज बताएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है, ओनली ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ थ्योरम्स है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है, वो तुम्हें बता रहा हूँ। चैप्टर का नेम है लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल। चैप्टर बताने से पहले कुछ चीजें अच्छे से समझना, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ लेना, स्टार्टिंग से तुम पढ़ते आए हो मेरे हिसाब से। सबसे पहले बात आती है एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल, फिर आता है राइट एंगल, फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बाद में आएगा स्ट्रेट एंगल, इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, इसके बाद आएगा कंप्लीट एंगल, सुनना कौन सा एंगल क्या होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की बात करूं तो एंगल को मैं यहां थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये होता है थीटा, क्या होता है थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। एंगल जो है वो 0 से लेके किसके बीच में होगा, 0 से लेके 90 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 0 से लेके 90 के बीच में। एक्यूट एंगल किसके बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में, जिसको अपन अगर रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप का कुछ एंगल होगा, ये मान लो ये थीटा है, 0 से 90 के बीच में। राइट एंगल में क्या होता है, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, कंप्लीट 90 डिग्री। तो ये बना दिया मैंने, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज में जो एंगल की वैल्यू होती है वो 90 से तो बड़ी होगी और 180 से कम होगी, ठीक है। 90 से बड़ी होगी और 180 से कम होगी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एंगल जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है। फिर है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में एक सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री का। स्ट्रेट जो लाइन है ना वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर बात हो रही है रिफ्लेक्स एंगल, अगर एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा हो, अगर एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा हो, ठीक है, मान लो एंगल इस टाइप से बन रहा हो, तो ये जो एंगल होता है ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज्यादा। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब है थीटा जो है वो 360 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 360 डिग्री, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था ना वहीं वापस आ जाए, ये पूरा, ये होता है कंप्लीट एंगल। वापस सुनो, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, राइट एंगल 90 डिग्री का होगा और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, एंड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ये है तुम्हारे एंगल्स। सबसे पहले इन एंगल्स के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो सारा तुमने मेरे हिसाब से पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप्स बता दिया मैंने। अब एडजेसेंट एंगल्स होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? देखो, दो एंगल ऐसे एंगल जिनकी एक जो लाइन होती है ना, मतलब एक, जैसे मान लो कोई भी दो एंगल होते हैं ना, वो दो लाइन से मिलके बने हुए होंगे। ये जो जैसे ये एंगल है, ये एक इस लाइन से बन रहा है, एक इस लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने पे दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है। मान लो ये है एंगल, इसको नाम देता हूं मैं ए। ठीक है, अब एक दूसरा एंगल है जो एक इस लाइन और इस लाइन से बन रहा है, ये एंगल मान लो बी। तो देखा जाए तो एंगल जिन दो लाइन से बन रहा है, ए एंगल इन दो लाइन से बन रहा है, बी एंगल इन दो लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो इनमें जो एक लाइन है ना, वो दोनों में क्या है? कॉमन है। एक लाइन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इन एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? ये समझ लो, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। मतलब दो एंगल्स है ना, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे और उनकी एक दीवार है ना, वो एक होगी। जैसे घर में क्या होता है, अपना घर का जस्ट पड़ोसी होता है ना, क्या होता है? ये एक घर है और इसके पास वाला घर है, तो ये दीवार होती है ना, दोनों के बीच में कॉमन होती है। वैसे ही ये जो दीवार है या ये फिर जो लाइन है, ये इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, इसलिए इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब बात करते हैं आगे लीनियर पेयर। क्या बात कर रहा हूं मैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं वो सुन लेना। लीनियर पेयर में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये अपने को पता है, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए? पहले तो एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। और इन दोनों एंगल्स का अगर मैं सम करूं, ये ए है मान लो, ये बी है, इन दोनों का सम करूं ए प्लस बी, वो आएगा 180 डिग्री। ए प्लस बी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल था, इस पे मैंने लाइन ड्रॉ करके इसके दो पार्टीशन कर दिए, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर सिर्फ दो लाइन्स हो, दो एंगल्स हो, तब उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। और अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, मान लो ऐसे, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये मान लो ये सी है। इस केस में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री। इसमें रीजन लिखोगे स्ट्रेट एंगल। क्या लिखोगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखना है? स्ट्रेट एंगल लिखना है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर दो ही एंगल हो और दोनों का सम 180 डिग्री हो तो लीनियर पेयर, और तीन या चार एंगल हो और उनका सम 180 डिग्री हो तो लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में है लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं तुम्हें। लाइंस देखो क्या होती है। दो लाइंस हो, ठीक है, कोई भी दो लाइन अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी पॉइंट पे कर सकती है, हो सकता है वो डायग्राम में इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही हो। ये मान लो ए, ये बी, ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है P और Q, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, या हो सकता है ना भी करे। ठीक है, मान लो ऐसे दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पर इनको मैं अगर इंक्रीज कर दूं, इनको अगर मैं ये P और ये Q लाइन, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर इनको जब इंक्रीज करूंगा तो आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे इंक्रीज जरूर करेगी। तो ऐसी जो लाइन होती है जो या तो इंटरसेक्ट कर रही हो या इंटरसेक्ट करने वाली हो, ठीक है, इन फ्यूचर, तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो लाइंस इंटरसेक्ट करे, जो कहीं पे कट करे एक दूसरे को, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कट, यहाँ पे ये कट नहीं कर रही, पर आगे मैं इंक्रीज करूंगा तो कट करेगी, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइंस ऐसी होगी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो। ठीक है, अगर मैं इनको इंक्रीज कर दूं, चाहे कितना ही इंक्रीज कर दूं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? जैसे मान लो रेल की पटरी है, तो उसकी जो दोनों पटरियां होती है वो एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है। कभी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। अगर मिल गई तो क्या होगा? ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो होगी ना लाइंस, जो जिनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। इनको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको बोल सकते हो पैरेलल लाइंस। अपन ज्यादातर जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल वर्ड यहां पे अपन यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये लाइंस के बारे में बता दिया। अब है एक थ्योरम है, सिंपल सी थ्योरम। अब देखो बेटा, थ्योरम जो वर्ड है ना, वो फर्स्ट टाइम तुम सुन रहे होगे। तो थ्योरम का मतलब है एक, ये मान लो कोई भी एक रूल दिया हुआ होगा, उस रूल को यूज करने से पहले उस रूल को प्रूव करना जरूरी है। कि अपन ऐसे तो कैसे मान ले कि ये रूल करेक्ट है, नहीं मान सकते ना, तो उसको यूज करने से पहले अपन उसको प्रूव करेंगे। लिख देता हूं रूल क्या है। थ्योरम, जो थ्योरम मैं करवा रहा हूं ना, उनको वैसे ही नंबरिंग देनी है। ये थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है। जो मैं थ्योरम करवाऊं तुम्हें, जो जरूरी है ना करनी, मतलब जिनको वेरीफाई करना कंपलसरी है, मतलब जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वही थ्योरम में करवाऊंगा। बाकी तुम्हें मैंने सीधी बता दी। जैसे लीनियर पेयर वाला है, वो मैंने सीधा बताया तुम्हें, ठीक है। उसमें प्रूव करना नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पे थ्योरम 1 क्या है, देखो, इफ टू लाइंस intersect each other, then vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles आर इक्वल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पहले वो समझ लो, ठीक है। पहले सुनो, जो थ्योरम में कहा है ना, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये देखो, ये कर रही है, ठीक है। एक को मैंने नेम दिया ए, ये है बी, ये है सी, और ये डी। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दिया है ओ। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के बाद में क्या कहा है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स। मींस ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो बन रहा है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मान लो एंगल 1, ये है एंगल 2, नंबरिंग दिए मैंने 3, ये 4, ठीक है। ये एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे, एंगल 1 को एंगल 3 के, या फिर दोनों में से एक कर दो, काम हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, या फिर एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको थ्योरी में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, ए बी and CD are two intersecting lines इसको तुम्हें फिर नोटबुक में भी लिखना है, लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट O। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे। इस पॉइंट को नेम दे दो O, ठीक है। कहीं भी लिख दो, यहाँ पे, यहाँ लिख दिया, मान लो मैंने O पॉइंट है ये, 8 पॉइंट O, ठीक है। यहां तक क्लियर है। प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे वो समझना। सबसे पहले क्या करोगे, यहां अगर तुम देखो तो सी डी जो लाइन है, एक लाइन है सी और ये है डी, एक तीसरी लाइन ऐसे बन रही है, ये ए है, ये ओ है, ठीक है। यहां पे जो एंगल है वो 1 है, यहां पे जो एंगल है वो 2 है। स्ट्रेट लाइन थी सी डी, ए ओ उस पर कट कर रही है, तो यहां देखा जाए तो सी ओ डी ये स्ट्रेट लाइन होगी, और एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा 180 डिग्री। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, एक यहाँ लाइन है जो है ए और ये है बी, एक थर्ड लाइन इसको ऐसे कट कर रही है जो ओ है, ये पॉइंट है डी, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3। इन दोनों एंगल्स की बात करूं मैं, इन दोनों एंगल्स के सम की बात करूं तो वो भी कितना होगा 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3
इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीजन क्या है? लीनियर पेयर। इनको इक्वेशन नंबर नेम दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। रीजन है इसका लीनियर पेयर। डायग्राम देखो मैंने बनाया है बेटा अलग से, लीनियर पेयर। अब अगर लीनियर पेयर है ये दोनों, तो यहां देखो इनका राइट साइड देखो, दोनों के राइट साइड में 180 लिखा हुआ है, इसके भी 180 लिखा हुआ है, इसके भी 180 लिखा हुआ है। तो ये कह सकता हूं अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहां लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड है ना एंगल 2, इससे ये कट हो गया। बच गया क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इतना ही प्रूव करना था, तो यहां लिख दो हैंस प्रूव। वापस देखो क्या किया मैंने कहा एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां मैंने देखा तो राइट साइड सेम थी, क्या लिखा हुआ था? 180 180। तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैंने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 इधर भी है, एंगल 2 इधर भी है, कट कर दो, ठीक है। दोनों साइड से ही कट कर दो, कट कर दिया। इधर रह गया एंगल 1, इधर रह गया एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। यही अपने को स्टार्टिंग में प्रूव करना था, ये हो गया अपना प्रूफ। मैंने लास्ट में लिख दिया हैंस प्रूव, ठीक है। ये होती है थ्योरम। तो इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा प्रूव दैट इफ टू लाइंस, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, एक दो वर्ड दिए हुए आएंगे, क्या दिया हुआ होगा? प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और फिर ये जो मैंने थ्योरी लिखी है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा तुम्हें लिखना है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। पूरा लिखना है अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है। अब है क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन, ठीक है। ये थ्योरम अच्छे से नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले नोट करनी है। एक्सरसाइज 6.1। तो देखो इस एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम इस टाइप से है कुछ। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है ओ, ये है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ई और ये है डी। अब क्वेश्चन में तो इनको एंगल्स को नेम दिया हुआ है, मैं अपने अकॉर्डिंग मतलब ऐसे ए ओ सी, सी ओ ई, बी ओ ई ऐसे नेम दिया हुआ, मैं अपने अकॉर्डिंग इनको नेमिंग दे रहा हूँ। देखो एंगल ए ओ सी, ये एंगल 1 मान लो, और ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3, ठीक है। और एंगल बी ओ डी इसको मान लेता हूं एंगल 4 है, और ये वाला जो एंगल है ना इसको मैंने नेम दिया 5। अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो बुक में जैसे दिया हुआ वैसे कर लो, मतलब बुक मतलब एंगल ए ओ सी लिखना पड़ेगा पूरा और एंगल सी ओ ई लिखना पड़ेगा पूरा। तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इनको नेमिंग दे देता हूँ। 1 फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल। अगर डायग्राम में तुम नेमिंग दे दोगे ना तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट एंगल 1 एंगल 2 ऐसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल 4 दिया हुआ है कितना, एंगल 4 है 40 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना, अपने को फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई और सी ओ ई। एंगल बी ओ ई का है, बी ओ ई एंगल 3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर एक फाइंड आउट करना है एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का मतलब है एंगल 2। तो अच्छे से समझना, एकदम इजी है। सबसे पहले एक बार इस लाइन को भूल जाओ, मान लो ये लाइन है ही नहीं, ऊपर ऊपर वाले एंगल्स को देखो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3
स्ट्रेट लाइन है AOB और 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है स्ट्रेट एंगल। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक स्ट्रेट लाइन हो उसमें चाहे कितनी लाइन बना दे अपन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन थी AB, 2 लाइंस ड्रॉ कर दी तो 3 पार्ट हो गए इसके 1 2 और 3, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं एंगल 1 और एंगल 3, ये एंगल 1 और ये एंगल 3 पास में लिख देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू 70 डिग्री थी, यहाँ लिखा मैंने 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब 70 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा माइनस, तो लिख दिया 180 डिग्री माइनस 70, आंसर आ गया 110 डिग्री। क्या आया 110 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ एक एंगल बन रहा था एंगल 4 और ये था एंगल 5। एक और पूछा है आपने, क्या पूछा है एंगल 3 पूछा है। इसके लिए देखो क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन है और 2 एंगल्स ऐसे, एक ये और एक ये एंगल है एंगल 2, ये है 3 और ये है 4, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यही लिखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल 2 प्लस देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन थी C, ये था, ये है D और ये पॉइंट है E और ये है B, तीनों का सम करोगे ना तो 180 ही आएगा। एंगल 2 की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी 110, एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल 4 कितना है 40 डिग्री इक्वल टू 180। अब जो 110 और 40 जो है वो राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 110 जो प्लस में है ना वो राइट साइड आएगा तो माइनस, वैसे ही 40 जो प्लस में है राइट साइड आएगा माइनस। तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो आएगा 70, 70 में से 40 माइनस करोगे तो आएगा 30। एंगल 3 की वैल्यू आ गई 30 और एंगल 2 की वैल्यू क्या आई 110। दोनों में क्या यूज करना है स्ट्रेट एंगल यूज करना है। एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 इन तीनों का सम आया 180, वैसे ही एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या आया 180। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया ना एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ऐसे ही लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ लिखोगे ना एंगल AOC एंगल COE एंगल BOE तो इनके नेमिंग में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, बार बार 50 बार देखना पड़ेगा तुम्हें एंगल COE कौन सा है एंगल DOE कौन सा है। इससे अच्छा है इनको नेमिंग दे दो, बेटर है, ठीक है। तो एक चीज़ और किसी ने पूछी थी मेरे को, वो भी बता देता हूँ। देखो एक मैंने क्वेश्चन करवाया था तुम्हें 9.3 रूट 9.3 लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क कट किए थे। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कितने सेंटीमीटर का ओपन करें या कितने सेंटीमीटर के आर्क कट करें। तो बेटा 5 सेंटीमीटर ओपन कर लो, 5 सेंटीमीटर बहुत है, इससे ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा, कम मत करना, कम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 4.5 भी चल सकता है पर अपनों को 5 ही करना है, 5 और 5 से ज़्यादा कर लो ओपन, ईजिली आर्क कट हो जाएंगे, ठीक है। ये करवा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं आज इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुम्हें बता दिया, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, जो थ्योरम बताई है उसको अच्छे से देखना, थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, इनको नोटबुक में कर लेना, कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में सेंड कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।